नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केशव दास के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी में कुछ और कवि हैं जैसे पद्माकर हैं, देव हैं, भूषण हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके ये जो वीडियो होगा ये काफ़ी छोटा वीडियो होगा, मुझे लगता है 15 मिनट के आसपास का ही ये वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट का ये वीडियो होगा। इसके बाद वाली जो क्लास होगी जिसमें हम बिहारी के बारे में पढ़ेंगे, बिहारी के शिल्प के बारे में, बिहारी के भाव पक्ष के बारे में और बिहारी की संवाद योजना, तमाम जो चीज़ें हैं बिहारी से संबंधित जो कि हमारे सिलेबस में भी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई जो कि सिलेबस में है, उसके आरंभिक 100 दोहे जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन हम उन 100 दोहों का यहाँ पे आपको व्याख्या बताएं तो ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिहारी के से संबंधित सारी और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्याख्या का प्रारूप कैसा होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तो चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। तो हम बात करते हैं पद्माकर के बारे में। सबसे पहले देखिए, पद्माकर जो थे, ये जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आपको मैक्सिमम जो लोग मिलेंगे रीतिकाल में, वो सबके सब दरबारी कवि हुआ करते थे। उसी में से पद्माकर भी हैं। 1753 से 1833 के बीच का इनका समय काल है। और जैसे हमने केशव दास के बारे में बताया कि वे ओरछा के राजा के यहाँ रहते थे, ऐसा हम पद्माकर के बारे में किसी एक राजा का नाम नहीं ले सकते हैं। कारण यह है कि पद्माकर ने कम से कम लगभग 10 दरबारों में राजाश्रय लिया हुआ था। यह ऐसे लिखा जाएगा, राजाश्रय। इनकी लगभग 11 कृतियां हमें मिलती हैं, जिनमें की जो इंपॉर्टेंट है वो है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, और ये तीन आपको याद रखनी है, जगत विनोद, पद्माभरण और गंगा लहरी। ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुल 11 कृतियां इनकी मिलती हैं हमें। मुख्यतः पद्माकर भी श्रृंगारी कवि थे, जैसे कि रीतिकाल के मैक्सिमम जो कवि हैं वो श्रृंगारी कवि हैं, ठीक वैसे ही जो पद्माकर हैं वो भी श्रृंगारी कवि हैं। इनका जो श्रृंगार है, त्योहारों से जुड़े हुए संयोग के बारे में ये चर्चा करते हैं। त्योहारों से जुड़ा हुआ संयोग और वियोग का पक्ष जो होता है उसके बारे में ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई त्योहार ऐसा है जो संयोग श्रृंगार के पक्ष का है, जो मिलन के भाव को दर्शा रहा है, कोई ऐसा है जो कि वियोग के पक्ष को दर्शा रहा है, तो उसके माध्यम से रचनाएं करते थे। एग्जाम्पल, या अनुराग की फाग लखों जहां राजत राग किशोर किशोरी। यहाँ पे फाग के बारे में चर्चा की गई है। फाग यानी कि आप इसको साधारण भाषा में समझें तो इसको होली कहेंगे, होली को ही फाग कहते हैं, फाग गाया भी जाता है। फिर ये देखिए, उसी के आगे की लाइन है, गोरिन के रंग भीजी को सांवरो, सांवरे के रंग भीजी को गोरी। मतलब जो सांवरे हैं वो गोरी के रंग में भीग रहे हैं और जो गोरी है वो सांवरे के रंग में भीग रही है। तो यहाँ पर होली के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ये पद्माकर की खासियत है। आगे बढ़ते हैं, राजाओं की प्रशंसा करेंगे ये लोग। ये राजा, मैं थोड़ा टाइप खुद ही करता हूं मगर मिस्टेक हो जाती है। राजाओं की प्रशंसा, राजाओं के प्रशंसा। अब देखिए, जो दरबार में कवि हैं उनके पास 2 ऑप्शन मैक्सिमम बचता है। अगर ज्यादा देखा जाए तो 2 ऑप्शन है उनके पास। एक है कि वो श्रृंगार लिखें। श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार? श्रृंगार में संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। तो राजा खुश तभी होगा जब संयोग श्रृंगार का वर्णन किया जाएगा। तो एक तो ये संयोग श्रृंगार लिखेंगे। वियोग श्रृंगार भी लिखते थे मगर उतनी ज्यादा मात्रा में वियोग श्रृंगार नहीं लिखा जाएगा जितना कि राज दरबार में संयोग श्रृंगार की चर्चा की जाएगी। दूसरी चीज है कि ये राजाओं की अपने जो आश्रय देने वाले, जो इनके आश्रय दाता हैं, जो शासक हैं, जिनके यहाँ ये दरबार में रहते हैं, उनकी प्रशंसा भी करेंगे। एक एग्जाम्पल इसमें जातव्य है, देखिए, संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावेता है तुरंत लुटावत विलंब उर धारे न। ये राजा की अपनी प्रशंसा करेंगे कि आपको कुबेर की संपत्ति भी मिल जाए तो आप तुरंत लुटा देंगे, मतलब विलंब नहीं करेंगे। जितना प्रशंसा कर सकते हैं आप अपने राजा की करिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इनको क्या चाहिए? बस पैसा चाहिए, जितने भी दरबारी कवि हैं। शिल्प के बारे में चर्चा करें पद्माकर की, तो पद्माकर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इन्होंने बिंबों का भी प्रयोग किया है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार में देखिए 2 तरह के अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थालंकार के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। स्पेशली किसी वीडियो में नहीं बताया है, जनरली जब भी आती है बात तो मैं एक बार बता देता हूं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि रस और अलंकार पे एक अलग से एक वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। देखते हैं कब टाइम मिलता है, कब टाइम आता है उसका, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बस पॉइंट लिखा है कि ब्रज भाषा में लिखते थे, बिंबों का प्रयोग करते थे, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते थे। हमें सिर्फ इसमें जो प्रमुख कवियों को पढ़ना है वो केशव हैं, बिहारी हैं और आगे जो कवि आएंगे।
तो उन पर ही ज्यादा फोकस करना है। बाकी के जो कवि हैं उतना ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है इस पे। और किसी भी कवि से संबंधित डायरेक्ट ऐसे प्रश्न, पद्माकर से संबंधित प्रश्न डायरेक्ट मतलब मुश्किल है आना। हालांकि 2015 का मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जो बिहारी से संबंधित आया था, और बिहारी से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याख्या में भी आएगा और जनरल भी आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एक दो। अब देखिए अलंकारों का प्रयोग इन्होंने कैसे किया है, तो यहां देखिए गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई आगे, इस तरह से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे ग और ग का यूज, यानी अनुप्रास का ये आपको उदाहरण देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार जो होता है, अनुप्रास अलंकार क्या है, ये शब्द अलंकार में आता है। जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार, और जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में वहां पे अर्थालंकार। चूंकि यहाँ पे ग का प्रयोग ज्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग की आवृत्ति बार बार हुई है। जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, चाहे वो वर्ण शुरुआत में लिखा गया हो या अंत में आए, किसी शब्द के अंत में आए या शुरुआत में आए, इससे मतलब नहीं है। अगर शुरू में आ रहा है तो सब में शुरू में आएगा, अगर अंत में आ रहा है तो सब में अंत में ही आएगा। मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा जब बिहारी पढ़ेंगे, तो उसका इसमें आपको एक और एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। तो गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई आगे, ये चीज जो है ये अलंकार का प्रयोग है। अब देखिए इन कवियों में लोक चेतना कम दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात है। लोक चेतना या लोक मंगल की भावना को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने रचनाएं करी ही नहीं। कारण आप समझिएगा, कारण क्या है कि इन लोगों ने लोक चेतना को इग्नोर कर दिया एक तरह से। हालांकि बिहारी ने कुछ दोहे लोक चेतना पर जरूर कहे हैं, उनकी सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना के कुछ दोहे आपको मिल जाएंगे, मगर अधिकतर अगर एक ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो इनके पास, इन कवियों के पास रीतिकाल के श्रृंगार, नक्शिक वर्णन, नायक और नायिका का भेद वर्णन, इससे ज्यादा आगे इन्होंने नहीं सोचा कभी भी। समाज और लोक चेतना क्या होती है, कवि का क्या समाज के प्रति दायित्व, ये सब बेकार की बातें हैं इनके लिए, इन्होंने उसके बारे में कभी कोई बात की ही नहीं। प्रमुख कृतियां हमने बात की, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली और पद्माभरण। कुछ अन्य रीतिबद्ध कवियों के बारे में देखते हैं। हमने अभी पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध में हमने पढ़ा कि लक्षण ग्रंथों की रचना होती है और जो रचना करते हैं वो आचार्य कवि आते हैं। हमने इसके में केशव दास के बारे में चर्चा पहले ही की हुई है। आज हम बात कर रहे हैं, एक तो पद्माकर के बारे में हमने बात की, अब हम कुछ और एक दो और लोग हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आते हैं इसमें भूषण। भूषण जो हैं ये वीर रस से प्रधान कविताएं रचते हैं। ये श्रृंगारी कवि नहीं है, वस्तुतः वीर रस की प्रधान रचनाएं ये करते हैं। अब देखिए कारण क्या है, वीर रस प्रधान रचना वो करेगा जो उस वक्त लोकल राजाओं के पास रहेगा। लोकल इन द सेंस, अगर हम केंद्रीकृत शासन की बात करें तो केंद्र में अगर मुगल सत्ता है तो लोकल में भी कुछ लोग हैं, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल और फिर जो राजपूत स्टेट्स वगैरह हैं या फिर मराठा हैं, तो ये सब को हम कहेंगे कि लोकल हैं। क्योंकि ब्रॉड लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो हालांकि ये लेटर मुगल्स का समय भी हो सकता है, उत्तर मुगल काल का समय भी हो सकता है, मगर जो भी समय हो अंत में केंद्रीकृत सत्ता मुगलों के हाथ में थी। तो मुगलों के दरबार में न होकर ये लोग कुछ छोटे छोटे राजा के दरबार में है। तो वीर रस प्रधान रचनाओं में इन्होंने शिवाजी महाराज की प्रशंसा की है। दो ग्रंथ इन्होंने शिवाजी महाराज की प्रशंसा में लिखे हैं। एक है शिवराज भूषण और दूसरा है शिव बावनी। शिवराज भूषण तथा शिव बावनी ये इन्होंने लिखा है। जैसे इसमें आप देखिए, आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मिलेगा वीर रस का। तेज ताम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, तेज तम, ये तम नहीं, ताम नहीं, तम होगा। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि तेज तम अंश पर, यानी तेज का मतलब है यहाँ पे रोशनी। रोशनी जिस प्रकार तम के अंश पर, तम के अंश मतलब अंधकार पर जिस प्रकार रोशनी है, कान्हा जिस प्रकार कंस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि विरोध, एक दूसरे के विरोधी कैसे हैं। मतलब जिस प्रकार से अंधकार को हरने के लिए तेज या रोशनी की आवश्यकता है, जिस प्रकार कंस को दंड देने के लिए कान्हा की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। वैसे ही जो मलेच्छ राजा है, मलेच्छ राजा का मतलब कौन हुआ, ये वो राजा हैं जो कि शिवाजी महाराज से इतर जो राजा हैं, जो केंद्रीकृत मुगल की बात अगर आप करें तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि मुगल शासन जो है उसके बारे में कहा है कि वैसे ही इन मलेच्छों के वंश पर, इन दुष्टों के वंश पर वैसे ही शेर कौन है, शेर यानी कि शेर होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये ब्रजभाषा में लिखते हैं तो श नहीं लिख के स लिखेंगे, तो शेर शिवराज है। वैसे ही इनके ऊपर कौन है, शेर, तो इनके ऊपर जो शेर है वो है शिवाजी महाराज। आपको समझ में आ गई ये बात। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है।
अब हम फिर बात करते हैं कि इन्होंने बुंदेला वीर जो छत्रसाल थे इनके ऊपर एक रचना लिखी जिसको छत्रसाल दशक के नाम से जाना जाता है। ये बात हो गई भूषण की। अब हम बात कर ले आखिरी कवि हैं आज के, देव के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देव कौन थे? तो देखिए, देव भी रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और इन्होंने प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है, काफी मार्मिक चित्रण किया है प्रेम और सौंदर्य का। इनका जो स्वभाव है वो स्वभाव से ही ये रसिक स्वभाव के हैं, आप ऐसे समझिएगा। इनका जो स्वभाव है वो रसिक स्वभाव है। प्रमुख कृतियां क्या क्या है इनकी हम ये समझ लेते हैं, ज्यादा विशेष जानने की इसमें आवश्यकता इनके बारे में नहीं है। देखिए, इनकी एक रचना है अष्टयाम, फिर एक इनकी रचना है प्रेम चंद्रिका, फिर है देव शतक, भाव विलास, और ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब अष्टयाम में क्या मतलब होता है? अष्टयाम का मतलब होता है 8 पहर होते हैं दिन में, तो दिन के 8 पहरों में नायक और नायिका के बीच होने वाले अलग अलग प्रकार के विलासों का चित्रण, विलासों का वर्णन इन्होंने किया है। उस किताब का इन्होंने नाम रखा है अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम, यहाँ पे ये नायिका होगा। तो नायक और नायिका के बीच दिन के 8 पहर में किस प्रकार के भोग विलास का वर्णन जो किया है इन्होंने, वो इन्होंने किया है अष्टयाम में। फिर आती है प्रेम चंद्रिका, इनकी रचना है। इसमें इन्होंने प्रेम के महत्व का वर्णन किया है कि प्रेम का क्या महत्व है। फिर इनकी एक रचना आती है देव शतक। ये जो देव शतक है ये आध्यात्म विषयक रचना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देव ने प्रेम और सौंदर्य का चित्रण तो किया ही है, इसके अलावा आध्यात्म परक रचना भी की है। अध्यात्म से संबंधित एक ग्रंथ हमें देखने को मिल गया, देव शतक, जो कि आध्यात्म विषयक ग्रंथ है। फिर आता है भाव विलास। भाव विलास इनकी ऐसी रचना है जिसमें इन्होंने रस भेद के बारे में चर्चा की है, रसों के भेद के बारे में चर्चा की है, और मुख्य रूप से जो इनका फोकस रहा है वो श्रृंगार रस पे रहा है। ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा, आप पक जाएंगे सुनते सुनते कि रीतिकाल के कवि जो हैं वो केवल श्रृंगार की बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ यही लिखा है, न उनको सामाजिक चेतना से मतलब है, न लोक मंगल या लोक पक्ष से मतलब है, न किसी प्रकार की राजनीतिक चेतना से मतलब है। उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने राजा को खुश करने से और उनसे इनाम पाने से, पैसा पाने से है। इसके लिए वो श्रृंगार की रचनाएं करेंगे और कुछ लोग होंगे जो वीर रस की रचनाएं करेंगे। तो रीतिबद्ध में हमने देखा देव के बारे में। तो भाव विलास जो है इसमें श्रृंगार प्रमुख है। इसमें इन्होंने नायक नायिका के भेद बताए हैं और 39 प्रकार के अलंकारों का विवेचना किया इन्होंने। 39 अलंकारों की विवेचना इन्होंने किसमें की है? तो भाव विलास नाम का जो इनका ग्रंथ है उसमें की है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है वो बिल्कुल विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा थी। तो देव की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। रीतिकाल के अधिकतर कवियों की, मैक्सिमम सबकी भाषा आपको ब्रज भाषा ही देखने को मिलेगी। कारण है कि ब्रज भाषा ही है वो भाषा जो लोक की भाषा है, और लोक के भाषा में लोक को समझाना आसान है। राजा जो है वो भी लोक की भाषा को आसानी से समझ पाएगा और राजा तभी आनंद ले पाएगा। संस्कृत के श्लोकों से राजा को आनंद नहीं मिलेगा, और राजा को आनंद नहीं आएगा तो राजा इनको पैसा नहीं देगा। इनको पैसा लेना है तो इनको अच्छी अच्छी रचनाएं करके राजा को खुश करना है, और ये काम रीतिकाल के कवि बखूबी करते थे। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में बिहारी लाल के बारे में। वो लंबा वीडियो होगा, वो 40-45 मिनट का कम से कम वीडियो होगा। वो मैंने स्लाइड तो बना लिया है, रीति सिद्ध काव्य धारा, लेकिन हम वो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। कारण क्या है अगली वीडियो में डिस्कस करने का? सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वीडियो जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया। इसको बस आपको एक बार सुन भर लेना है, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, लेकिन जो अगला वीडियो आएगा उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां भी हमसे जुड़ें। और प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोस को मैंने अरेंज कर दिया है एक ऑर्डर में, आप वहां से जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।